जो पहला सवाल हम लेकर चल रहे हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था आज की है, जो सबसे ज़्यादा चरमराई हुई है, और ऐसा लगता है कि आर्थिक सवाल ही सबसे बड़ा सवाल है, और तो कोई सवाल है ही नहीं है दुनिया में। बाजार चलता है, पैसे आते हैं तो दुनिया चलती है। बाजार बंद हो गया, पैसे नहीं आए तो दुनिया खत्म हो गई। ऐसी जो एक परिस्थिति में आज हम बैठे हुए हैं, क्या इसका कोई विकल्प बनता है क्या? कि ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है क्या कि जिसमें जो अर्थ है, जो माने पैसा है या जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वो सबकी ज़रूरत पूरी कर सकें? इस तरह की कोई विकल्प की व्यवस्था है क्या? ये समझने की हम आज कोशिश करेंगे, और उसका बहुत ही अच्छा काम, और एकदम जिसको कहे ज़मीन पर उतारने का काम जो है गांधी जी ने अपने जीवन में किया। मगर वो अभी याद भी नहीं है लोगों को, और आज के संदर्भ में ज़्यादातर हमको ये सुनने मिलता है कि तो सब पुरानी बातें हो गई, इस बात को वापस उखाड़ने का क्या फ़ायदा है। आज अगर गांधी जी भी होते तो भी वो आत्मनिर्भर भारत की वकालत करते और कहते कि मेक इन इंडिया के लिए दुनिया भर के लोगों को जो है हम अपने देश में बुलाएं और यहाँ पर उत्पादन शुरू कराएं। गांधी जी होते तो भी यही कहते। इस तरह की एक हवा बनाई जा रही है, और बनाती जा गई, लोग बनाते रहे हैं समय समय पर अपनी सुविधा के आधार पर गांधी जी को फिट करना। ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, काफ़ी समय से लोग इसको करते रहे हैं। तो विकल्प को अगर समझना है तो उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कमजोरी कहाँ पर है, माने दिक्कत कहाँ पर आ रही है। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, उसको अगर नहीं पकड़ते हैं तो हल के बारे में हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, या लगेगा कि हवा में बात हो रही है। तो कुछ लक्षण जो आज की व्यवस्था के हैं उसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी। सबसे प्रमुख आज का लक्षण जो है कि ये पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पैसे के माध्यम पर चलती है। मतलब पैसा ही इसका सेंटर है, केंद्र है। अगर पैसा सिस्टम में नहीं होगा तो फिर ये सिस्टम चल नहीं पाएगी। अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद से ये सिस्टम चालू हुई। जिसको ये कहे कि मास प्रोडक्शन है या बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन वाली जो पूरी कंसेप्ट है, उसको जो चलाने वाला ईंधन जो है वो पूंजी को माना गया, और पूंजी धीरे धीरे बनकर जो है वो पैसा बन के रह गई कि जिसके पास पैसा है उसी के पास सारी व्यवस्था है। दूसरी इसका लक्षण ये है कि सिर्फ पैसा नहीं तो क्रेडिट, क्रेडिट माने कर्जा, कर्जे पर चलने वाली ये व्यवस्था है। पैसे का मतलब ही है कि कर्जे पर चलने वाली व्यवस्था। वो दिन हवा हुए जब कहते थे कि भाई जितनी अपनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आज तो ये है कि तुम अगर पैर फैलाओगे नहीं तो चादर बड़ी कैसे होगी, इसलिए तुम जितना चाहे वो फैलाते जाओ, चादर को तो बड़ी होना ही होना है। पैसा एक नहीं तो दूसरे रास्ते आना ही आना है। तो एक अजीब सा घालमेल इस तरह का है, पर सच्चाई ये है। क्या बोल रहा है? अजमत भाई फोन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ही चला रहे हैं इसको। ले लेते हैं फोन अजमत भाई का। अरे आ नहीं गई, मेरा 10 मिनट हो गया बात करके, और अभी चालू इसमें मैं आपका फोन ले रही हूँ। अच्छा, धन्यवाद। चलिए, हमारे जो संचालक महोदय हैं उनको मैं दिख नहीं रही। तो हम यहाँ पर अटके हुए थे कि ये कर्जे के आधार पर चलती है ये व्यवस्था। मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो टेक्स्ट मैसेज में ज़रूर डालें कि जो स्ट्रीमिंग जो हो रही है वो ठीक ठाक हो रही है और कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। टेक्स्ट में देख पा रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझको मैसेज डालें। भूपेंद्र जी मुझको दिख रहे हैं। तो कर्जे के आधार पर ये सारी व्यवस्था चलती है। कर्जा माने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा के आधार पर लेना और उससे व्यवस्था चलाना।
अब लॉजिक ये है इसमें कर्जे का, और कर्जे के साथ मजाक ये है या उसकी फनी बात ये है कि कर्जा उसी को मिल सकता है जिसके हाथ में पैसा हो। इसका मतलब ये है कि पूरी व्यवस्था बनी ही इस आधार पर है कि पूंजी उसी के पास जाएगी जिसके पास पूंजी है ऑलरेडी। उपेंद्र भाई का भी कोई मैसेज नहीं आया, तो देख लेते हैं कि ये सिस्टम चल रही है कि नहीं चल रही। हम रुकते हैं जब तक कि कोई कंफर्म ना करें कि दिख रहा है कि नहीं। चल रहा है। ओह, सूर्या का मैसेज आ गया कि चल रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज की व्यवस्था जो है वो पूंजी पर चलती है, और पूंजी में भी खास करके कर्जे पर चलती है, और कर्जा उसी को मिलता है जिसके पास पूंजी हो। इसका मतलब यह है कि पूरी व्यवस्था की डिजाइन इस तरह से बनाई गई है, उसका खाका इस तरह से बनाया गया है कि पैसे का बहाव पैसे की तरफ ही होगा। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, आपके पास कोई पूंजी नहीं है, तो आपको दुनिया में कहीं पर भी पूंजी मिल नहीं सकती। इसीलिए आप मजे की बात देखिए कि 150 करोड़ की हमारी आबादी है, 125 करोड़, सॉरी 135 करोड़ की हमारी आबादी है, और 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर होता है, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि पैसा किसी को नहीं मिला है। अगर 20 लाख करोड़ के पैकेज की डिटेल में आप जाएंगे तो वो सारा का सारा कर्जे के माध्यम से है, और कर्जा किसको मिलेगा? जिसके पास ऑलरेडी पूंजी है, क्योंकि बैंकों के माध्यम से वो कर्जा दिया जाता है, और सरकार चाहे जितना भी कह ले मगर बैंक अपनी पैसे में से पैसा ऐसा किसी को भी नहीं देगी जहां से उसको पैसे की लौटने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जो आज की व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पैसा उसी के पास पहुंचता है जिसके पास पहले से पैसा है। और आज हालत ये हो गई है कि दुनिया के केवल 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की आधे से ज्यादा संपत्ति है। 8 लोग, मतलब ये परिवार भी नहीं है, बिजनेसेस भी नहीं है, मगर इंडिविजुअल्स ऐसे हैं। इनकी अगर आप संपत्ति का हिसाब लगाएंगे तो आप पाएंगे कि उनके पास दुनिया की 50 या 55% से ज्यादा की संपत्ति केवल 8 लोगों के हाथ में रह गई है। वैसा ही अगर आप भारत में देखेंगे तो ऊपर के 1% लोगों के पास दुनिया भारत की 60 से 70% की संपत्ति जो है उन लोगों के हाथ में सीमित है। तो ये हुआ इसलिए है दोस्तों, क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां पर पैसा है। दूसरी आज की व्यवस्था का लक्षण क्या है? आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो लालच और डर के आधार पर टिकी हुई है। इसका मतलब, और ये व्यवस्था खुद कहती भी है, अगर आप टीवी पर सुनेंगे लोगों की बातचीत, खास करके एक्सपर्ट लोगों की बात करेंगे तो वो ग्लूम और डूम की बात करते हैं, वो ग्रीड एंड फियर की बात करते हैं। कहते हैं कि बाजार तो उसी से चलता है कि लालच करो, इतना लालच करो कि तुम सबसे ज्यादा अमीर बन जाओ, डरो, इतना डरो कि फिर तुम अपनी सुविधा के लिए, अपना नुकसान ना हो उसके लिए ये सुविधा भी कर लो, ये हेजिंग कहते हैं उसको, ये बचाव भी कर लो। देखिए आप, दो बहुत फनी एडवर्टाइजमेंट उस दिन मैं टीवी देख रही थी तो एक के बाद एक आया। एक एडवर्टाइजमेंट आया म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं एसआईपी करिए, धीरे धीरे पैसा जमा होगा तो ये पैसा एक दिन आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तुरंत ही दूसरी एडवर्टाइजमेंट आई, वो आई लाइफ इंश्योरेंस वालों की। उसने कहा कल का क्या भरोसा, आज ही लाइफ इंश्योरेंस कर लो, आज प्रीमियम भर लो क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है।
मतलब एक तरफ एक व्यवस्था कह रही है कि भाई लंबे समय तक निवेश करोगे तभी तुमको पैसा मिलेगा, दूसरी व्यवस्था ये कह रही है कि भाई पैसे अकल का तो कोई भरोसा नहीं है। तो कुछ हो जाए, चाहे जो हो जाए, लालच के नाम पे हो या डर के नाम पे हो, सामने वाले से पैसा कमाना, ये आज की व्यवस्था का मूल मंत्र है। चाहे जितने भी आप उद्योग देख लें, जितने भी आप मार्केट देख लें, वो सारा इसी पर चलता है और ये इसके चालक तत्व हैं। और एक जो प्रमुख लक्षण आज की व्यवस्था का है और जिसके बारे में सभी लोग बोलते भी हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं है। इसका और एक ये मतलब बनता है कि किसी का अगर फायदा होगा तो किसी का नुकसान होना निश्चित है। एक का फायदा दूसरे का नुकसान करता है। या आप शेयर बाजार की भाषा में अगर बात करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि 95% लोगों का जब नुकसान होता है तब 5% लोग जो है वो कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि आज की व्यवस्था में दोनों सिस्टम का, दोनों लोगों का फायदा हो, उसकी कोई संभावना नहीं है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ। 1918 में या साल में शायद भूल रही हूँ, मगर अहमदाबाद में मिलों की हड़ताल हुई। ये समय ऐसा था जब दूसरा विश्व युद्ध भी, पहला विश्व युद्ध हो चुका था और खाने पीने के सामानों की बहुत तंगी थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी। और जो मिल मालिक थे उन्होंने ये कहा कि जो मजदूर हैं उनका पैसा बढ़ाकर नहीं मिलेगा, और मजदूर लोगों ने ये तय किया कि हम काम पर नहीं जाएंगे। और इसका जो फैसला जो है वो गांधी जी की अदालत में पहुंचा। गांधी जी ने, वो जो परिवार था, मिल मालिक जो थे वो सारा भाई परिवार था, और ज़्यादा लंबे में मैं नहीं जाती हूँ, पर कई दिनों तक चली उस हड़ताल का नतीजा आखिर में ये हुआ कि मजदूरों ने ये कहा, मिल मालिकों ने ये कहा कि हम मजदूरों को बढ़ी हुई सैलरी देंगे, बढ़ा हुआ पगार देंगे, मगर ये बढ़ा हुआ कितने हद तक बढ़ना चाहिए इसके ऊपर एक कमीशन बिठाया जाए, और वो कमीशन तय करेगा कि बढ़ाया हुआ पैसा जायज है या बहुत ज्यादा दिया गया है या बहुत कम दिया गया है। मजदूरों ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर वो कमीशन ये कहेगा कि ये बढ़ाया हुआ पैसा बहुत ज्यादा है, तब हम वो सारा पैसा लौटा देंगे जो हमको दिया गया है। अब आप सोचिए कि ये हुआ विन विन सिचुएशन। इसमें मजदूर और मालिक को आमने सामने नहीं रखा गया है, एक दूसरे को टकराहट नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे की जरूरत समझते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों को जायज अपना अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह का कोई सॉल्यूशन आए तो उसको ये कहते हैं कि दोनों पक्ष का इसमें ख्याल रखा गया है। पर आज की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है, वो इसके आधार पर नहीं चलती है। वो ये मानती है कि जब तक आपको सस्ता लेबर, सस्ता नेचुरल रिसोर्स माने प्राकृतिक संसाधन और मजदूर तुमको जब तक सस्ता नहीं मिले तब तक तुम इसमें पैसा कमा नहीं सकते। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा लक्षण है जो आज की व्यवस्था का है। और एक चीज इस व्यवस्था में माना गया है, इस व्यवस्था में ये कहा गया है कि जो बहुमूल्य चीज है, माने जो ऐसी चीज है जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बाजार में कहो या जीवन में कहो, उसकी तुम कीमत लगा दो। वो जितनी ज्यादा महंगी होती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी खपत कम होती जाएगी और इसीलिए उसका जो है बर्बादी कम होगी। अब आप सोचिए, हमारे जीवन में जरूरी चीजें क्या क्या है? हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, अनाज जरूरी है, खनिज जरूरी है। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी कीमत लगाई गई, जिनको इतना महंगा कर दिया गया ताकि वो आम लोगों की रीच से दूर रहे, और कहा यह गया कि इससे बर्बादी कम होगी और इसका एफिशिएंट उपयोग होगा। वो कितना होता है कितना नहीं होता है वो अपने आप में डिबेट का सवाल है। और मैं आपको निश्चित तौर पे ये कहती हूँ कि पैसा कमाने की लालच से ये जो प्राकृतिक संसाधन सारे बटोरे जाते हैं कुछ ही हाथों में, उसका मास प्रोडक्शन करके, उसका थोक में उत्पादन करके, जबरदस्ती की डिमांड बढ़ाकर इनका जितना अपव्यय हुआ है पिछले दिनों में और जो एक एनवायरमेंट क्राइसिस क्रिएट हुआ है, वो शायद न होता अगर इस तरह की सोच नहीं होती। और एक चीज इस व्यवस्था में मानी गई है जो
गुजराती दिमाग हमारा, हमारी सरकार, और ये सरकार नहीं, कई सरकारों ने ये माना, पिछले 70-75 साल की सभी सरकारों ने ये माना। उन्होंने ये माना कि अगर ऊपर के कुछ लोग पैसा कमा लेंगे तो वो पैसा धीरे धीरे करके नीचे पहुंचेगा और सबके पास पैसा होगा। इस तरह से संपन्नता जो है वो फैलेगी। इसीलिए जो व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो जिनके पास खूब सारा पैसा है, उनको और मदद की जाती है, उनको और पैसा दिया जाता है, उनको और उद्योग लगाने कहा जाता है, ये कह के कि पैसा धीरे धीरे ट्रिकल होगा, धीरे धीरे टपकते टपकते पैसा जो है वो आखिरी आदमी तक पहुंचेगा। औद्योगिक क्रांति के बाद से बनी ये व्यवस्था आज कोलैप्स हो रही है, मतलब पूरी तरह से टूट गई है। इसका प्रमाण क्या है? तो अब जो है ज्यादातर देशों में ये व्यवस्था बनी है जिसमें ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मनी देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पैसा गरीबों के पास पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए आप हेलीकॉप्टर से पैसा उड़ाइए और गरीबों तक पहुंचाइए। आप ये देखिए कि ये बात हर जगह पर कही जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो आज की बीजेपी की सरकार है ये कांग्रेसी से भी ज्यादा कांग्रेसी है। मतलब कांग्रेस की सरकार ने जिन बदलावों को करने में डरते हुए, जो लेबर के कानून थे, जो जमीन के कानून थे, जो खनिज के कानून थे, जो पीएसयू के कानून थे, ये सारे करने में वे डर गए, वो पीछे हट गए। और आज की सरकार उसी एजेंडा को उनसे भी ज्यादा तेजी से जो है वो धकेलने में लगी हुई है। तो इसीलिए सरकार ये हो या पुरानी हो या नई हो, पुरानी सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि 1 रुपया ऊपर से चलता है तो नीचे 10 पैसा या कितना पहुंचता है। और आज तो ये हो ही रहा है, ये चीज हम देख रहे हैं कि जो पैकेज 20 लाख करोड़ का कहकर हमको हेडलाइन जिसकी बनाई गई, जिससे सबको मालूम है कि ये पैसा किसी के पास आना नहीं है, या आएगा तो उनके पास आएगा जिनके पास पहले से पैसा बना हुआ है। हमारी ट्रेन जो है वो हर बार गाड़ी चूकती है। मैंने भारत में ये था कि 91 में आकर हमने नई अर्थव्यवस्था, खुली हुई अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। तब तक दुनिया में हर देश ने उसको स्वीकार कर लिया था, पर हमारे जैसे लोग जो उसको रेजिस्ट करते रहे, उसके सामने सवाल खड़े करते रहे, जिसको ढकेलते ढकेलते आखिर में ये हुआ कि 91 में उस अर्थव्यवस्था को खोला गया, जब तक उस अर्थव्यवस्था की गाड़ी निकल चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुली हुई अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया ने अपनाई, और उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, जितने भी अर्थतंत्र के घोटाले हुए, क्राइसिस हुए, जैसे 2001 का हुआ, 2007-8 का हुआ, उसका असर हम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हम उतनी जल्दी खुले हुए नहीं थे और हमने अपनी जो था घर वो संभाल के रखा हुआ था, बंद किया करके रखा हुआ था। मगर जिस तेजी से हमने पिछले दिनों में बाहर के निवेश पर अपना निर्भरता बढ़ाई है और उनके लिए हम खोले जा रहे हैं, उसका असर आज हमको दिख रहा है। पर ये गाड़ी भी हम चूक गए हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया के नाम पे कहिए या जो भी कहिए। आज दुनिया में माय कंट्री फर्स्ट, अमेरिका वाला कहता है अमेरिका फर्स्ट, इंग्लैंड वाला कहता है इंग्लैंड फर्स्ट। तो जहां दुनिया जमाना जो है वो माय कंट्री फर्स्ट की तरफ जा रहा है, हम जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहे हैं कि भाई आइए हमारे देश में निवेश करिए, और उसको आत्मनिर्भरता का नाम दिया जा रहा है। जबकि सच्चाई है ये है कि वो ट्रेन चूक गई है, वो स्टेशन निकल चुका है कब से, और हम जो है वो एकदम जो खा पी के निचुड़ गई है जो व्यवस्था, उसको अब अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ दुनिया भर के लोग जो हैं वहां से अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो स्वदेशी के नाम पे हो रहा है, आत्मनिर्भरता के नाम पे हो रहा है, वो जैसे मैंने कहा कि वो एकदम ही अलग है। दरअसल में तो हो ये रहा है कि पिछले 50-60 सालों में जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई, बनाई गई, उसी को उससे ज्यादा दुगनी और चौगुनी तेजी से ये सरकार जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अभी चूंकि अपने पास समय कम है, इसलिए उसमें मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ, सिर्फ एक उदाहरण दे देती हूँ कि सप्लाई चेन और आत्मनिर्भरता ये दोनों ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब है
विरोधार्थी शब्द हैं। आप एक वाक्य में इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन उसी व्यवस्था का नाम है जिसमें टुकड़े 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 में यूनिट बनते हैं, एक दूसरे को पास ऑन करता है, दूसरा तीसरे को पास ऑन करता है। इसमें आत्मनिर्भरता वाली कोई चीज नहीं है। अगर दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हमारे देश में आकर कच्चा माल बनाने की सप्लाई चेन अगर लगाने लगे और मार्केट जो है वो अमेरिका का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, चीन का मार्केट हो, जहां पर जाकर हम बेचने लगे, माने आज तक जो चीन ने रोल निभाया वही रोल अगर भारत निभाना चाहेगा तो जो चीन की हालत हुई है उससे भी बदतर हालत अपनी होगी। तो मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको समझें कि ये इतने विरोधार्थी शब्द हैं कि उसको आप एक शब्द में, एक वाक्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। करना क्या है? विकल्प की तरफ हम मुड़ते हैं कि तब किस प्रकार के विकल्प की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में आज कोई देश ऐसा नहीं है जो पैसे पर आधारित अर्थतंत्र पर चलता नहीं है। जिसको हमने कम्युनिस्ट सिस्टम कहा, उस सिस्टम का आधार भी क्या है? पूंजी है। उसमें सवाल सिर्फ इतना था कि उस पूंजी को कंट्रोल कौन करेगा। वो उस पूंजी को कंट्रोल करने का काम सरकारों ने अपने हाथ में लिया और उन्होंने माना कि उससे पूंजी जो है वो अच्छी तरह से वितरित हो जाएगी। और आज हमको मालूम है कि पूरी दुनिया में 5 देश बमुश्किल से ऐसे हैं जो अपने आप को आज भी कम्युनिस्ट कहलाते हैं, जिसमें एक नॉर्थ कोरिया भी आता है। करना हम क्या चाहते हैं? हम जब भी कोई सरकारें अपने नियम कोई नीति बनाती है या कुछ भी करती है, वो सही दिशा में है कि नहीं है वो कैसे पता चले? तो इसके लिए गांधी जी का तावीज हमको बहुत काम आता है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे समाज का गरीब से गरीब आदमी जो है उसको अपने ध्यान में लाओ और ये पूछो अपने आप से कि ये जो नीति ला रहे हो, ये जो नीति आ रही है, वो उसके जीवन को ज्यादा बेहतर बनाएगी क्या? उसका जीवन उसके कंट्रोल में ज्यादा आएगा क्या? अगर नहीं आएगा तो तुम ये मानो कि ये दिशा गलत है, ये नीति गलत है। अगर उस नजर से हम देखते हैं तो आपको ये 20 लाख करोड़ जिसकी बात मैं बार बार कर रही हूँ उसकी पोल समझ में आती है। क्योंकि जो आखिरी आदमी है, वो मजदूर जो आज चलकर अपने घरों में जा रहा है, वो इस ब्रैकेट में कहीं भी नहीं है। उसके हाथ में इसका कुछ ना आना है, ना उसके लिए ये बनाया गया है, न उसकी किसी को पड़ी ही है। हम क्या करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, ये विकल्प का जवाब है, जो जवाब हमको गांधी जी खुद ही देकर गए। मतलब ये एक ऐसी चीज की मैं बात कर रही हूँ जिसकी कल्पना गांधी जी ने की, जिसकी सारी थियोरी जो है वो कुमारप्पा ने बनाई, जिसका ढांचा विनोबा भावे ने बनाया, और वो कैसे होगा, किस तरह से ये परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन की चर्चा जयप्रकाश नारायण करके गए। हमारी बदकिस्मती ये है कि उनमें से कोई भी इसको जमीन पर उतार नहीं सके, या हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये अब हमको करना है कि हम कैसे इसको कर पाए। हम सिर्फ रोजगार पैदा नहीं करना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना इस सिस्टम का काम नहीं है। सम्मानजनक रोजगार हर किसी को मिले और जीवन जीने का आनंद और जीवन जीने की सार्थकता हर एक आदमी को मिले, ये अगर आपका पर्पस है, ये अगर आपका ध्येय है, तो आपके सोचने का तरीका अलग होगा। और मुझको लगता है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था जो बनेगी उसको इसी पर सोचना पड़ेगा कि हर एक आदमी को अपनी जगह पर काम इस तरह से मिले जिसमें उसके साथ सम्मान भी जुड़ा हो, उसका रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की उसकी जरूरतें भी पूरी हो सके, और सिर्फ उसकी नहीं मगर आने वाली कई पीढ़ियों की जरूरतें उस व्यवस्था से पूरी हो सके। ऐसी व्यवस्था अगर आप बनाएंगे तभी वो टिक भी पाएगी और तभी वो न्यायपूर्ण भी होगी। नहीं तो हम आज इस व्यवस्था में हैं, उससे लगातार हम जूझते रहेंगे। दूसरा ये है कि कोई आर्थिक व्यवस्था का हल करना है ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मनुष्य के जीवन को सार्थक जीवन बनाने के लिए जितनी भी जरूरी काम होंगे वो हमको करने पड़ेंगे। आज क्या हो गया है, आज आर्थिक एक्सपर्ट जो है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, वो कहता है कि भाई स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो कोई मेरी चिंता का विषय नहीं है, वो स्वास्थ्य के एक्सपर्ट लोग देखें। स्वास्थ्य के एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई तुम अगर अनपढ़ हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ही रहने वाला है,
तुम्हारी अनपढ़, जब तक तुम पढ़ लिख कर मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम्हारे स्वास्थ्य का कोई हल हम नहीं कर सकते हैं। मगर मनुष्य तो एक ही है, मनुष्य को कंपार्टमेंटलाइज अगर हम करते हैं तो हम कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे। इसलिए मनुष्य के जीवन को सार्थक और सुखी बनाने के लिए जो भी उपाय होंगे, फिर वो चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उस हल की तरफ हमको जाना पड़ेगा। एक चीज जो हमको समझ में आई, और जो शुरू में जो मैंने बात कही उसमें शायद छूट गई, कि आज की व्यवस्था जो है, आप सोच के देखिए कि आप सबके पाँव में जूते हैं और फिर भी हर दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में जूते बने जा रहे हैं। हमारे घरों में कपड़े हैं, हमारे घरों में ज़रूरी सामान है, मगर थोक प्रोडक्शन जिसको कहें, मास प्रोडक्शन की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि तुमको ज़रूरत हो कि नहीं हो वो सामान बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा। और इसीलिए फिर हमको ज़रूरत ये पड़ती है कि हम नए नया कंजम्पशन क्रिएट करें। जैसे अगर तुम्हारे पास, सभी के पास फ़ोन है, तो फिर तुमको स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सभी के पास स्मार्टफोन है तो तुमको टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी, टैबलेट है तो लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ये आर्टिफिशियल नीड जो है, एक अप्राकृतिक ज़रूरत जो है, वो आज के बाजार को लगातार क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती होगी। जो नौजवान हैं, आप लोगों को याद होगा आपके हीरो विराट कोहली ने एडवर्टाइज बीच में की थी, वो क्या था, फास्ट ट्रैक करके कोई एक कंसेप्ट आई थी, जिसमें फैशन जो है वो यूं आप बदलो, ऐसे बदलो जैसे गर्लफ्रेंड बदल रहे हो। ये कल्चर है जिस कल्चर की तरफ हम आज की व्यवस्था में गए हुए हैं, जहां पर हमको अप्राकृतिक जरूरतें लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोडक्शन लगातार मास हो रहा है। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था अगर हम सोचते हैं जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन का सवाल नहीं है, कंजम्पशन का सवाल भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। करना क्या है, जो हम कह रहे हैं बार बार, और जो हम कई जगहों पर कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़मीन पर उसको उतारा जाए, कि प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज हो, जिसको गांधी जी ने कहा कि भाई विकेंद्रित अर्थव्यवस्था हो, माने गांव का सामान गांव में बने, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे गांव की जो खादी है, हमारे गांव की जो हस्तकला है, हमारे गांव का जो सारा सामान बन रहा है, उसको बेचने के लिए हमको बाजारों की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्वदेशी हमने आधी समझी, और जो हमारी सरकार, खास करके जो स्वदेशी के नारे जो लोग लगाते हैं और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, और जो किसी गोदरेज को या किसी पतंजलि को हमको स्वदेशी के नाम पर बेचते हैं, वो लोग ये नहीं समझते हैं कि ये कंपनियां किसी और देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनती हैं, और वो भी वही कल्चर है जो किसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम अपने देश में आने का विरोध करते हैं। तो इसीलिए जहाँ प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड है, वहाँ ज़रूरत है कि कंजम्पशन को भी डिसेंट्रलाइज किया जाए। ज़्यादातर ये लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये तो संभव नहीं है, कैसे करोड़ों लोगों को आप एजुकेट करेंगे। तो उन सबको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये वही समय था, आज से आप बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, 100 साल पहले का समय में जाइए, जहाँ एजुकेशन भी नहीं था, गरीबी भी भयानक थी, किसी चीज़ की समझ नहीं थी, कोई संचार व्यवस्था नहीं थी। और उस समय में गांधी जी ने चरखा लोगों के हाथों में पकड़ाया। उस समय में ब्रिटेन का जो कपड़ा आता था, यहाँ से कच्चा माल लेकर वहाँ से तैयार कपड़ा जो बनता था, जो भारत के सारे बाजारों में पट गया था, भारत के सारे गृह उद्योग, लघु उद्योग और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, वो स्ट्रैटेजी करके खत्म कर दी गई थी पिछले 200 साल की गुलामी में। वैसे एक देश में अगर उस तरह से खादी खड़ी हो सकती है, तब आज तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा नौजवान आज जो है वो ज़्यादा संपन्न है, उसने ज़्यादा दुनिया देखी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तब क्यों संभव नहीं है। इस विकल्प की ओर न सिर्फ हमको देखना है, पर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि कंज्यूमरिज्म की, बाजारवाद की जिस होड़ में हम लोग हैं, उससे पर्यावरण का जिस तरह का नुकसान हुआ है, कि आज हम दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी इस सवाल पर है। और पूरे दुनिया में हम देखते हैं कि आज जो कोविड की वजह से 1.5-2 महीने से समाज बाजार बंद पड़ा हुआ है, उससे प्रकृति ने अपने आप को किस तरह से जो है वो मदद कर ली है। इसका मतलब कि प्रकृति को संभालने के लिए इंसान की जरूरत नहीं है। इंसान जो कर रहा है उसको करना अगर वो बंद कर दे, या उसको करना अगर वो कम कर दे,
तो प्रकृति अपना ख्याल खुद रख सकती है। हमको प्रकृति को बचाने की जरूरत नहीं है, मनुष्य की प्रजाति को बचाने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति हमारे पहले भी थी और हमारे बाद भी रहेगी। तो इसीलिए जो रास्ता समझ में आता है वो समझ में आता है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। हम जिस विकेंद्रीकरण की बात करते हैं उसमें सिर्फ प्रोडक्शन का विकेंद्रीकरण ना हो, कंजम्पशन का भी विकेंद्रीकरण हो। हम हमारे गांव में, जिले में ऐसी कई चीजें हैं जो आज हम बाजार पर निर्भर हैं। साबुन हम बना सकते हैं, तेल हम बना सकते हैं, शैम्पू हम बना सकते हैं, फिनाइल हम बना सकते हैं, कपड़ा हम बना सकते हैं, खाने का अनाज हम बना सकते हैं, अचार की ज़रूरत पूरी होती है, पापड़ की ज़रूरत पूरी होती है, बिस्किट की ज़रूरत पूरी होती है, ब्रेड की ज़रूरत पूरी होती है। सामानों की आप लिस्ट बना दीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि हमारी रोजमर्रा की 75 से 80% चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अपने ही स्तर पर बना सकते हैं और अपने ही स्तर पर खा सकते हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है कि अगर मेरा कोई भाई ये तय करता है कि आज मैं साबुन बनाऊंगा और अपने गांव में साबुन बनाऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि मेरा यह साबुन बंबई भी पहुंचे, कलकत्ता भी पहुंचे और विदेशों में भी पहुंचे। ये जो लालच है, ये जो असीमित भूख है पैसा कमाने की, धन कमाने की, अपने आप को अगला अंबानी सिद्ध करने की, इस पर सवाल खड़ा होता है। इसका जवाब हमको ढूंढना है कि उस दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिशा में जाने से कोई सुख संपत्ति मिलती है, कोई सेहत बढ़ती है, वो नहीं होता है। ये आज कोविड के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या है कि कोविड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है शहरों को, विकसित देशों को, और गांव में उस तरह से ये आज भी नहीं फैला है। और जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी भारत के देश को, जो ट्रेन मिस करता रहा। 91 में भी ट्रेन मिस की, 2007-8 में भी की, और अगर उस तरह की ऊर्जा बची हुई है आज, तो हम ये 19-20 की ट्रेन भी मिस करेंगे, जिसमें मेक इन इंडिया कहा जा रहा है कि दुनिया भर के लोग आए, हमारे देश में निवेश करें, क्योंकि हमारे देश में लेबर सस्ता है, हमारे देश में जमीन सस्ती है, हमारे देश में खनिज सस्ता है, आप आइए और आप लूट सकते हैं। ये सोचने के नजरिए को अगर हम बदलते हैं और हम ये तय करते हैं कि अगली बार जब भी हम कोई भी सामान खरीदें तो हम ये नहीं देखें कि ये सामान किस कंपनी ने बनाया है, किसी स्वदेशी ने बनाया है, किसी विदेशी ने बनाया है। हमको ये देखना है कि ये सामान खरीदने से इसका पैसा कितने लोगों की जेब में जाता है। अगर मैं ये तय करती हूँ कि जो 25 रुपए का, 30 रुपए का साबुन मैं खरीद रही हूँ वो किसी हिंदुस्तान लीवर के जेब में या किसी गोदरेज की जेब में ना जाए, बल्कि मेरे ही गांव में जो 4 लड़के मिलकर ये साबुन बना रहे हैं उसकी जेब में जाए, तो मैं उस साबुन को खरीदना ज्यादा पसंद करूंगी, अगर मुझको 4 रुपए ज्यादा भी देने पड़े तो, क्योंकि ये मेरे गांव में बना है और मेरे गांव में ही खपेगा। संपत्ति बनाना जितना जरूरी है उतना ही संपत्ति को संभालना जरूरी है, और उतना ही संपत्ति का बंटवारा जरूरी है। संपत्ति जितनी बटेगी उतनी ज्यादा संपत्ति बढ़ेगी। अगर इस बात को हम समझ लें और इसके रास्ते खोजने की दिशा में जाएं, तो मुझको लगता है कि ये निश्चित ही विकल्प अपने को समझ में आता है। 3 तरह के काम है जो करने हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद में सवाल जवाब पर इसको खोलूंगी। पहला काम है खुद करने का, या तो मैं कंज्यूमर हूँ या तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, माने उद्यमी हूँ। मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर जो है वो फिनाइल बनाने का काम शुरू किया है। तो अगर मैं कंज्यूमर हूँ, माने उपभोक्ता हूँ, तब मैं ये ध्यान रखूंगी कि मैं जो सामान खरीद कर रही हूँ, जो सामान इस्तेमाल कर रही हूँ, वो किसका बना है और उसका पैसा किसके पास जा रहा है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो जैसे मैंने कहा, अगर मैं उद्यमी हूँ, तो अगर मैं ये सपना देखूंगी कि मुझको बनना तो दरअसल में अंबानी है। आप ये देखिए, पूरी स्टार्टअप की जो होड़ है, स्टार्टअप की जो रेस है, वो क्या है? सबको 5 का 5,000 रातों रात में बनाना है। जो ये व्यवस्था लालच हमको देती है कि हर कोई अंबानी बन सके, इसका पोटेंशियल, इसकी संभावना इस व्यवस्था में है, जबकि सच्चाई ये है कि हर कोई उस लेवल पर पहुंच नहीं सकता है। वो व्यवस्था में, इस व्यवस्था में किसी भी व्यवस्था में ये संभावना नहीं है कि दुनिया का अगर हर आदमी अंबानी बन जाएगा तो खर्चा कौन करेगा और इस्तेमाल कौन करेगा, एक दूसरे से कंपटीशन कौन करेगा।
इसीलिए जो एक भूल भरा सपना हमको दिखाया जा रहा है, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, उद्यमी हूँ, तो मुझको उस सपने से दूर हटना होगा। मेरी जो ज़रूरत है वो ये है कि मुझको सम्मानजनक ज़िंदगी मिले और सुखी जीवन मिले, और मैं अपने परिवार को जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं अगर दे सकता हूँ, तो उसके बाद मेरा जो समय बचेगा वो मैं समाज को के बेहतरी के काम में लगाऊंगा। दूसरा काम है सरकार को करने का। सरकार हमारी कहती है, मुझको माफ करिएगा इस सरकार के बारे में जरा ज्यादा ही बोल रही हूँ, पर सच ये है कि कोई भी सरकार यही काम करती है। इसके पहले वाली भी सरकार ये थी। इस सरकार के साथ गड़बड़ ये है कि ये बात तो आत्मनिर्भरता की करती है, स्वदेशी की करती है, मगर जो माहौल बना रखा है वो किसी भी प्रकार से स्वदेशी के अनुकूल नहीं है। छोटे छोटे उद्योग, जिसको एमएसएमई कहा जाता है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज जिसको कहा जाता है, उसको बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ में रिलायंस नाम की या टाटा नाम की एक कंपनी है जो नमक भी बनाती है, जो दाल भी बनाती है, जो गाड़ी भी बनाती है, जो हथियार भी बनाती है, जो दुनिया भर की चीजें बनाती है, वो हमारे सामने कंपटीशन के लिए खड़ी कर देती है। कैसे संभव है ये असंभव चीज है, ऑक्सीमोरोन है ये, जिसको कहे कि विरोधार्थी चीज, दो विचार है जिसको आप एक जगह पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको समझदार बनना है कि ये संभव नहीं है, ये खेल है जो खेला जा रहा है और उसका हमको विरोध करना है। तो सरकार को करने के काम ये है कि जहां पर आप एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहते हैं, वहां पर बड़े उद्योगों को आप ला नहीं सकते हैं, क्योंकि एक लंगड़ा, एक घोड़ा और एक खच्चर जो है वो एक रेस में चल नहीं सकते। स्किल डेवलपमेंट का काम लोगों को करना चाहिए। ऐसे उद्योग जो छोटे एमएसएमई के लिए हैं वो केवल एमएसएमई के लिए हों, और उनके स्किल इस तरह से बढ़ाए जाए कि वहां पर भी उसी क्वालिटी का सामान जो है वो हम बना सकें। और तीसरा काम है जो हमारे आपके करने का है, खास करके राष्ट्रीय युवा संगठन के साथियों को करने का है, कि सिर्फ ये बदलाव करने से ये टिक नहीं सकता है जब तक आप पूरी व्यवस्था नहीं बदलते हैं। क्योंकि व्यवस्था में, हमारी राजनीति में आप देखिए जो 1000, 3000, 4000 लोग हैं, उसमें से करोड़पति कितने हैं? आप देखेंगे सरकार में करोड़पति लोग कितने हैं, राज्य सरकारों में कितने करोड़पति लोग हैं। अगर करोड़पति नियम बनाने बैठा है, नीति बनाने बैठा है, तो वो नीति अपनी सुविधा की ही बनाएगा, वो किसी मजदूर के लिए नीति बना नहीं सकता है। एक तो उसकी नीयत नहीं है वो बनाने की, और दूसरा उसकी समझ नहीं है वो बनाने की, उसको मालूम ही नहीं है कि मजदूर को दिक्कत क्या है। नहीं तो आप ये बताइए कि जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी तब यही परिस्थिति लागू हुई थी। आपको याद होगा, 3 महीने तक सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, मजदूर सारे अपने घरों को लौट गए थे, बेरोजगारी जो थी वो 25-27 साल के ऊपर के स्तर पर थी। अभी 2 साल 3 साल पहले की घटना से भी हम सीखे नहीं कि अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या क्या उसके उपाय लेने चाहिए, कहाँ कहाँ पर है जो दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ पर है जो चुभ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अगर उस वक्त की अकल तब लगाई गई होती तो आज हमको ये नहीं भुगतना पड़ता। आखिर में जो 4 सूत्र करने के हैं, और जो मुझको लगता है गांधी में अगर आप मानते हैं तो ये 4 चीजों को आपके पास होना होगा। एक तो ये है कि किसी से जबरदस्ती नहीं, किसी से भी जबरदस्ती नहीं। आपका उपभोक्ता है, अगर आप सामान बना भी रहे हैं गांव में, तो आपको करना ये है कि गांव के एक एक आदमी को आपको समझाना पड़ेगा कि साबुन खरीदो तो अपने ही गांव का बना हुआ साबुन खरीदो। गांव की जो किराने की दुकान है, दुकानदार को समझाना पड़ेगा कि तुमको अगर भारी कमीशन भी मिलता होगा तब भी तुम गांव में बनाए ही साबुन अपनी दुकान पर रखो। जब तक इस तरह का बदलाव नहीं होगा वो बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता। तो किसी से जबरदस्ती नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। इसके बारे में काफी लंबी मैंने बातचीत की कि हम अगर सब तय कर लें कि जरूरत से ज्यादा हमको नहीं चाहिए, तो हम आने वाली कई मनुष्य की पीढ़ियों तक ये दुनिया वैसी बनाकर रख सकते हैं जैसी दुनिया हमको मिली थी। मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। जैसा मैंने कहा कि गांव में जबरदस्ती से आप परिवर्तन ला नहीं सकते हैं, मगर आप ये ठान लें कि जब तक मेरी बात मानेंगे नहीं तब तक मैं हारूंगी नहीं, तो ये कोई असंभव चीज नहीं है जो नहीं हो सकती है। और आखिर में यह कि शुरुआत अपने आप से हम करें। हर परिवर्तन की शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन अदर्स। ये जब बदलाव होगा
तभी ये परमानेंट बदलाव हो सकता है। नहीं तो मेरे लिए नियम कुछ और दूसरों के लिए नियम कुछ, इससे जो आज की व्यवस्था आज तक हम चलते आए हैं, वहाँ पर कोई भी परिवर्तन जो है वो स्थायी नहीं रहा है। मुझको लगता है कि सवाल अगर लेना चाहें तो अपने साथियों से मैं कहूँगी कि मुझको सवाल कहें। अमन कुमार कह रहे हैं कि आज के समय में पलायन ही आर्थिक जरूरत से बचने का एकमात्र उपाय है। क्या ऐसा कोई अपनी जगह पर आर्थिक है? इसकी बात मैंने कही है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक पर्चा भी बांटा, जो खास करके मजदूर चल के जा रहे थे, उनको हमने ये कहा कि हम ये तय करें कि अब अगर हम गांव जा रहे हैं तो अब के लौटेंगे नहीं। आज तक हमने शहर बनाए हैं, हमारी हिम्मत से, हमारी सोच से, हमारी मजदूरी से शहर बने हैं। अब हम अपने गाँव को खड़ा करेंगे। और जितना इंटेलिजेंट और जितना मेहनत कश भारत का युवा है, भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हम कहते हैं, हमारा देश जो है दुनिया के नौजवान देशों में एक माना जाता है। अगर यहाँ के नौजवान तय कर लें कि गांव को अपने कंधे पे खड़ा करना है, तो ऐसी कोई चीज़ असंभव नहीं है जो खड़ी नहीं हो सकती है। जो एक चीज़ हमको रोकती है और जिसमें बाकी सब लोगों की दिलचस्पी है, खास करके राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी है, वो है आपस की टूट। अगर हम आपस में बटे रहें, अगर हम ये मानते रहें कि भाई कमाई का अधिकार दुनिया में प्रिविलेज जो है वो कुछ ही लोगों के लिए है, बाकी के लोगों को तो सिर्फ सेवा करने के लिए रहना है, तो ये टूट की सोच जो है वो हमारे गांव को तोड़े हुए है। और ये टूट की सोच अगर हम निकालते हैं रास्ते से, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। शबीर अहमद कश्मीर से बात कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ और मुझको ऐसा लगता है कि कश्मीर में जो दिक्कतें हो रही है, जिस तरह की कश्मीर की दिक्कतें हैं, उसी तरह की दिक्कतें अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है। और आज तो पूरा देश ही फेस कर रहा है। कश्मीर को लगभग 4-5 महीने तक लॉकडाउन में रहना पड़ा, एक तरह का कर्फ्यू, पूरा प्रदेश जेल बना दिया गया। और कश्मीर के कई साथी जो हैं ताने में बोलते भी हैं कि चलिए अब तो आप लोगों को भी वही स्वाद मिल रहा है जो हम लोगों ने कई दिनों तक चखा। तो मेरा ये कहना है कि व्यवस्था ही ऐसी है, माने जिस तरह की ये व्यवस्था है ये दमन पर ही चलती है। और अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचेंगे जिसमें मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो एक विकल्प खड़ा होता है और उसकी चर्चा आने वाले 6 दिनों में भी हम करेंगे। मिहिर कह रहे हैं सम आइटम्स इन माइक्रो इंडस्ट्री आर टू डू बेटर देन लार्ज स्केल काउंटर पार्ट टू बी नरिश विद कॉन्फिडेंस। सही कह रहे हैं आप। मतलब मैं ये मानती हूँ कि साबुन के बारे में ऐसा, जब शुरू में हम लोग स्वदेशी की बात करते थे तो हमको कहते थे कि भाई क्वालिटी देखिए, आप साबुन की क्वालिटी देखिए, दंत मंजन की क्वालिटी देखिए। और क्वालिटी है क्या तो मालूम नहीं है आपको। आप ये ध्यान करिए कि जब हम दातुन करते थे, मेरी माँ के दांत आज भी साबुत हैं और मेरे दांतों में कीड़े पड़े हुए हैं, मुझको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्वालिटी किस चीज़ की अच्छी हुई? अगर एडवर्टाइजमेंट करके, ब्रेन वॉश करके हमको ये समझाया जाता है कि जो बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जो रिसर्च करके कंपनियां बनाती हैं, उसमें कितना पैसा डालती है आपको मालूम है क्या? वही चीज़ सही है, वही चीज़ अच्छी क्वालिटी की है। तो आपको ये समझ में आएगा कि अपने जीवन के ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ों को अगर हम अपने यहाँ बनाएं तो क्वालिटी मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि मुझको मालूम है कि मेरे सामानों में क्या पड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ें जो है वो कार्सिनोजेनिक है जिससे कैंसर की संभावना बनती है। इसीलिए वो सारी चीज़ें हम अपनी जगह पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र हैं जो जिनके साथ पिछले दिनों हमने इस तरह के प्रयोग किए और बढ़िया क्वालिटी के साबुन, बढ़िया क्वालिटी के शैम्पू, बढ़िया क्वालिटी के फिनाइल उन्होंने हमारे साथियों को बनाना सिखाए। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब किसी धर्मेंद्र की या किसी प्रेरणा के आने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से आप इस तरह का सामान खूब बना सकते हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि कौन सी चीज़ से नुकसान होता है, कौन सी चीज़ से फ़ायदा होता है, उसकी जानकारी आप खुद पता कर सकते हैं। और नहीं पता चलता है तो हमारे गांव के स्कूल कॉलेजों को हम इतना सक्षम बनाएं
कि वो एक्सपेरिमेंट करके हमको बताएं कि हमको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। उसीलिए किसी हम यूएस की रिसर्च कंपनी का या किसी जर्मनी की रिसर्च कंपनी का इंतज़ार करें कि वो हमको कहें कि भाई ये चीज़ खाने लायक है कि नहीं है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तब आप देखेंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट पर निर्भर करता है, बाजारवाद पर निर्भर करता है। मुझको लगता है कि ये जो एक रिसर्च के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर, एक्सपर्टीज के नाम पर जो एक तरह का भ्रम दुनिया भर में फैलाया गया है, उस भ्रम से हमको आगे निकलने की जरूरत है। जो गांव नहीं जा सकते हैं वो किस तरह, कलावती ये गांव के आत्मनिर्भर होने का सवाल नहीं है, ये सभी के इंडिपेंडेंस का सवाल है, सभी के स्वदेशी का सवाल है। इसमें मतलब हम तो अक्सर ये बात करते रहते हैं शिविरों में कि जो इंग्लैंड के लोग हमारे साथ करते थे, जिसमें कच्चा माल हम देते थे, पक्का माल बनाकर हमारे देश का शोषण करते थे, आज़ादी के बाद वही काम हमारे शहरों ने किया। शहर क्या कर रहे हैं? शहर किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वहां पे लोग सिर्फ पैसे से पैसा बनाने का खेल खेल रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि इस लॉकडाउन के चलते हमको ये समझ में आता है कि अति आवश्यक सेवाएं कौन सी हैं। डॉक्टर अति आवश्यक है, हमारे सफाई कर्मचारी अति आवश्यक हैं, जो बिजली का कारखाना चला रहे हैं वो अति आवश्यक हैं, और आप और हम जो घरों में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज में उनके कुछ नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे ज्यादा निकम्मे लोग हैं। तो इसीलिए अगर शहरों में भी लोगों को अर्थपूर्ण काम मिले, वो अपनी ज़रूरत का सामान खुद बनाएं और किसी गांव पर निर्भर नहीं रहे, किसी बड़ी फैक्ट्री पर निर्भर नहीं रहे, तो शहर और गांव का भेद खत्म हो जाता है। शहरों के बारे में तो गांधी जी ने, हिंद स्वराज में कहा है कि ये ऐसी जगहें हैं जहां पर चोरी होती है, लूटमार होती है, वेश्यावृत्ति होती है, और सारे दुर्गुण एक जगह पर सीमित हो जाते हैं। और आश्चर्य की बात है कि 100 साल के बाद आज जब हम ये सपना देश को दिखा रहे हैं कि शहरीकरण बढ़ाओ, क्या है, 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाए, या पता नहीं कितनी स्मार्ट सिटी या कितने बड़े शहर बनाने का सपना हमको 5-6 साल पहले दिखाया गया। बड़े शहर हैं क्या? यहाँ पर शोषण होता है, यहाँ पे सारे गलत धंधे होते हैं, जितना आदमी पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा फ्रॉड होता है, और ऐसे शहर हम बनाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं। तो मुझको लगता है कि शहर और गांव की भाषा में बात न करते हुए अगर हम इस भाषा में बात करें कि हर यूनिट जो है वो अपनी ज़रूरत का सामान, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर के लिए पर निर्भर नहीं है, या बाहर के शोषण के साथ वो सारा काम नहीं कर रहा है, तो शहर और गांव का भेद मिट जाएगा। We are firstly suffering for the want of 4G from 10 months, and we too are human beings. शब्बीर अहमद कह रहे हैं। बात तो ठीक है। इंटरनेट जो व्यवस्था है, आप जिस सोशल मीडिया पर आज हम लोग इतनी चर्चा भी कर रहे हैं, इसका अगर आप नफा नुकसान देखें, कॉस्ट बेनिफिट देखें, अगर आप इसको पता करें कि इससे फायदा ज्यादा हो रहा है कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, तब आप पाएंगे कि इससे नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। अगर किसी शब्बीर अहमद को किसी प्रेरणा पर निर्भर रहना पड़े कि उसके यहाँ का अखरोट जो है, जब तक बम्बई का बाजार खुलेगा नहीं तब तक वो अखरोट कहीं जाएगा नहीं, केसर नहीं जाएगा, तो ये इकोनॉमिक मॉडल का फेलियर है। शब्बीर अहमद को ये करना पड़ेगा कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था ऐसी बने जिसके लिए उसकी ज़रूरत का सामान, उसकी ज़रूरत की जितनी भी ज़रूरत का चीज़ है, वो कश्मीर के लोग खुद बनाएं और खुद उस पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। जो ज़रूरतें बाहर से नहीं पूरी होती है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब मैं नहीं समझ पाती हूँ कि किस तरह से ये होगा कि अगर किसी ठंडे प्रदेश में आप रहते हैं और आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आपको अपने घर में एसी लगाना है, तो ये आर्टिफिशियल डिमांड खड़ा करने का जो चक्र है उससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। जय जगत। सभी साथी जो हैं वो जय जगत कह रहे हैं, मैं सबको जय जगत कहती हूँ, और मुझको लगता है कि यही नारा है। मतलब किसी एक का भला तभी हो सकता है जब दूसरे का नुकसान हो। इस व्यवस्था से हम बाहर निकलें
और इस व्यवस्था में पहुंचे कि अगर मेरा भला सबके भले में निहित है। आप अगर रिवर्स काम करने जाएंगे कि भाई मेरा ही सिर्फ भला हो। हम लोग कहते हैं ना, जब हम सामाजिक काम करने जाते हैं तो सब लोग ऐसा अक्सर कहते हैं, मेरे घर में भी लोग कहते हैं, सब लोग अपना अपना संभाल लेना, सब ठीक हो जाएगा, दुनिया सुधर जाएगी। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। रिवर्स सोचना है। विकल्प ये है कि सबके भले में मेरा भला है। अगर सब खुश हैं, सबका भला हो रहा है, तो निश्चित मान के चलो कि मेरा भी भला हो ही रहा है। अगर एक एक आदमी का भला करने जाओगे तो तुमको ये पता चलेगा कि एक के भला करने के चक्कर में सबका भला संभव नहीं है। तो इसीलिए मुझको ये कहना है कि जय जगत का नारा जो है ये सही नारा है। अगर सबका भला, किसी अमेरिका का नहीं, किसी यूरोप का नहीं, किसी भारत का नहीं, किसी चीन का नहीं, मगर हम अरब देशों को भी लें, अफ्रीकन देशों को भी लें, छोटे छोटे टापुओं को भी लें और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें सबका भला सिर्फ आज नहीं पर आने वाली कई पीढ़ियों तक लगातार निरंतर सबका भला होता रहे, ऐसी व्यवस्था का अगर निर्माण करना हो तो आपको गांधी के अलावा विकल्प नहीं मिलेगा। गांव में कौन सा लघु उद्योग शुरू करें? आशीष सरदारे, क्या प्रोसेस है पूछ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे रोज इस्तेमाल करने की ज्यादातर चीजें आप पाएंगे कि आप गांव के स्तर पर बना सकते हैं। आपके खाने के सामान, आपके इस्तेमाल करने के सामान, आपके पहनने के सामान, आप देखेंगे कि आपके गांव के स्तर पर ये संभव है। बहुत लंबे समय पर हमने तेल का उद्योग गांव गांव में था और हमको ये बताया गया कि भाई क्वालिटी गड़बड़ है, जो है तुम जो है वो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा नहीं हो पाती है जब तुम गांव में सामान बनाते हो। जबकि आज हमको ये सच्चाई समझ में आ रही है कि जो उद्योगों से जो सामान बन के आ रहा है, जो तरह तरह के तेल बन के आ रहे हैं, उस तेल में खनिजों की मात्रा इतनी ज्यादा है, उस तेल में पाम तेल इतना मिला हुआ है, इतनी वहां पर मिलावट है कि वो हमारे पास जब खाने के लिए आता है तो हमको किसी ना किसी प्रकार का रोग देकर जाता है। और अब कह रहे हैं कि कोल्ड प्रेस, अब आप देखिए नया जमाना है, नई भाषा है, शहरों में जो है उसका फैशन चला है कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस क्या है? घानी का निकाला हुआ तेल, मतलब उसमें इसको जो है आप गर्म प्रक्रिया से नहीं, ठंडे में जैसे कोल्हू में आप पीस पीस के तेल निकालते हैं, वो कोल्ड प्रेस हुआ। तो क्यों नहीं मेरे गांव में, हर गांव में कोल्ड प्रेस की ही फैक्ट्री बने, तेल की ही फैक्ट्री बने और बाहर से मेरे गांव में तेल नहीं आएगा। विदर्भ के साथियों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ अलसी का तेल बनता था, सब खत्म हो गया है। क्यों नहीं अलसी का तेल फिर से बनना चाहिए? आपके यहाँ जब कुछ प्रदेशों में महुआ का तेल बनता है। जितनी डाइवर्सिटी थी हमारे देश में वो सब हमने खत्म कर दी इस नाम पर कि विकास करना है, विकास करना है। विकास नहीं, विनाश हुआ है। इस बात को हम समझें और यू टर्न लें, जो आज तक चलता आ रहा है उससे उल्टी दिशा में जाना शुरू करें। जो सरकारें हमको समझा रही हैं बड़े बड़े लच्छेदार भाषणों में, बड़े बड़े वाक्यों में, उसमें उस आखिरी आदमी को खोजने की कोशिश करें कि जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें आम आदमी के लिए क्या है। अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है तो आम आदमी के लिए उसमें क्या है, एक छोटे से उद्योगपति के लिए उसमें क्या है। तब आप पाएंगे कि अगर उसके पास पैसा है तभी उसको वो पैसा मिलेगा, नहीं तो वो पैसा उसको ना मिले। हम हेलीकॉप्टर मनी के भी विरोध में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मुफ्त का पैसा, मुफ्त का साधन, मुफ्त का राशन लोगों को बांटा जाए। ये उनका अधिकार है कि उनको भरपेट खाना मिले, भरपेट तन ढकने को कपड़ा मिले, शिक्षा मिले अच्छी, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये उनका अधिकार है। तुम क्यों दया देकर उनको जो है वो दान में दे रहे हो, कह रहे हो कि हम रिलीफ बांट रहे हैं? नहीं, व्यवस्था ऐसी बनाओ कि हर किसी को अधिकार पूर्ण, सम्मान पूर्व ये सारा सामान मिले, और तभी वो व्यवस्था सही होगी। तब तक की सारी व्यवस्थाएं गलत। ठीक है, मेरे ख्याल से सवाल भी मैंने ज्यादातर लोगों के लिए ही लिए हैं और अपना समय 1 घंटा हुआ है। मेरा
कोई मुद्दा छूट गया हो तो मैं एक जो अर्थव्यवस्था के बारे में गांधी जी बहुत ज़रूरी बात कहते हैं और जो अपने को बड़ी अटपटी लगती है, और ख़ास करके उन सर्कल्स में आप जाएंगे जहाँ पर अमीर और थोड़े पढ़े लिखे और उस तरह के लोग अगर हैं तो उनको ये बात पटती नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर किसान जो है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी कमाई सबसे कम है, कोई एक वकील या कोई एक डॉक्टर या कोई एक शेयर बाजार में काम करने वाला आदमी या कोई एक इंटरनेट चलाने वाली कंपनी, आपकी रिलायंस वाली जो कंपनी है वो क्या कर रही है, फ़ोन चला रही है या इंटरनेट दे रही है, उसकी कमाई में और किसान की कमाई में क्या फ़र्क है? मतलब क्यों होना चाहिए इतना ज़्यादा फ़र्क? जो सफाई कामगार हैं वो 5,000 पाए और जो टेलीफोन की कंपनी जो है वो करोड़ों रुपए एक दिन में कमाए। ये बात एकदम ही जिसको कहें कि गलत है, किसी भी तरह से इट डजंट मेक सेंस, उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। कोई ये कहे कि भाई वो जो 5 करोड़ कमा रहा है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसको वो पैसा मिलना चाहिए। तो अरे श्रम के बगैर बुद्धि का क्या काम? अगर समझो श्रमिक ना रहे, जैसे कि आज हो रहा है, आपके जो सारे मजदूर हैं वो छोड़ छोड़ के, शहर छोड़ छोड़ के अपने गाँवों को जा रहे हैं, तो आपकी बुद्धि काम कर रही है? यकीन मानिए बुद्धि इस तरह से काम करेगी कि श्रमिकों के सारे काम करने के वाले काम अब जो है वो मशीनों से करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि श्रमिक नहीं मिल रहा है, इसीलिए बड़े बड़े ऐसे मशीन, अमेरिका वहां तो तैयार ही है इस तरह के मशीन, क्योंकि वहां पर लोगों की कमी है। तो हमारे उद्योगों को इस बात में कोई शर्म नहीं आएगी कि भाई श्रमिक जाता है तो जाए, हम जो है बड़े बड़े उद्योगों से काम चला लेंगे। मगर मुद्दा ये है कि श्रम और पूंजी दोनों में, पूंजी को अगर आप ज्यादा महत्व देते हैं और श्रम को कम महत्व देते हैं तो ये गलत व्यवस्था है। हमको एक ऐसी व्यवस्था में जाना है जहां पर श्रम और पूंजी दोनों का बराबर का महत्व हो, जिसको गांधी जी ये कहते हैं कि एक नाई की और एक वकील की कमाई जो है वो बराबर की कमाई होनी चाहिए। वकालत का जो पूरा बिजनेस है या डॉक्टरों को जो सारा बिजनेस है या शेयर मार्केट का जो सारा बिजनेस है, ये आदमी की कमजोरी पर चलने वाले बिजनेस हैं। आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो उसकी बीमारी को परमानेंट इलाज हम नहीं करते हैं। जो पूरा दवा उद्योग है उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप हम सब समझते हैं, सबको मालूम है। इसीलिए जो हम अस्पतालों वगैरह में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अटैक करते हैं। क्यों करते हैं? मतलब कोई पागल नहीं हो गए हैं कि करते हैं, मगर उनका भरोसा उठ गया है इस सिस्टम से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हर जगह पर लालच काम करती है और हर जगह पर उनको लूटा जा रहा है। उसी तरह से वकीलों का आप देखिए, वकीलों का भी है ही है, झगड़ा निपटाने में किसको दिलचस्पी है भाई? झगड़ा 5 साल बढ़े, 10 साल बढ़े, 20 साल बढ़े, वकीलों की जो है अपनी कमाई होती रहे। शेयर मार्केट में क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लालच है। तो आज के जितने सारे बिजनेस हैं जिसमें बहुत सारा पैसा है, आप देखेंगे कि वो सारे इंसान की कमजोरी के आधार पर चलने वाले धंधे हैं। और जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से अपना काम करता है, उसको पैसा नहीं है। गड़बड़ व्यवस्था है ये, व्यवस्था सही व्यवस्था नहीं है। होना ये चाहिए कि जो आदमी श्रम करता है उसको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना कि जो आदमी बुद्धि का उपयोग करता है। और श्रम और बुद्धि का जो हमने एक तरह से डिवोर्स कर दिया है कि जो बुद्धि है उसको श्रम करने की जरूरत नहीं है और जो श्रमिक है उसको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको कहे कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, तो श्रमिक जो है वो करता रहेगा बगैर दिमाग लगाए कि इस काम का कोई उपयोग है कि नहीं है। या फिर जो बौद्धिक आदमी है वो इतना अपना कुर्सी पर और अपने महलों में बैठा हुआ है और ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये काम करो वो काम करो, हमारे पास तो कई सारे लोग हैं काम करने के लिए। तो गांधी जहां पर रेवोल्यूशनरी विकल्प की बात करते हैं वो यहाँ पर करते हैं कि वो कहते हैं कि श्रम और बुद्धि, श्रम और पूंजी को बराबर की हैसियत मिलनी चाहिए।
अगर पूंजी के साथ उतना श्रम नहीं जुड़ा हुआ है तो उतनी पूंजी एक जगह पे जमा नहीं हो सकती है। उसी तरह से अगर उतना श्रम हो रहा है तो वहां पर आपको उसका मेहनताना भी उतना देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बगैर जो है जो भी व्यवस्था बनेगी वो शोषणकारी व्यवस्था बनेगी। This village has scope to produce all item except large scale product। ठीक है, देखिए सेव करे, सबमिट करना है ताकि ये लोग वीडियो बाद में देख सकें। सेव और सबमिट भी होता है क्या इसमें? एक बार देख लेती हूँ, है ना? मुझको तो नहीं दिख रहा है जी सेव और सबमिट। खैर चलो बात पहले पूरी कर लेती हूँ। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का जो बहुत बड़ा भेद जो क्रिएट किया गया है ना, वो भी आर्टिफिशियल है। ऐसी कौन सी चीज है जो लार्ज स्केल में ही बन सकती है और जिसके बगैर तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता है? तो हम देखते हैं कि खनिज ऐसी चीज है, मतलब जो मिनरल्स हैं या तुम्हारे जो लोहा है, जो तांबा है, या उस तरह के जो सामान है, उस तरह के सामान जो है वो स्मॉल स्केल में नहीं बन सकते हैं। मगर तब आपको ये सवाल उठाना पड़ेगा ना कि उसकी जरूरत है क्या आपको? आप उस तरह के घर, आपको बड़े बड़े घर बनाने की, आप बहुमंजिला इमारतें जो हम बनाते हैं, क्योंकि वो बनाने के लिए आपको स्टील और लोहे वगैरह की जरूरत पड़ती है। बहुमंजिला इमारतें बनाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? सिर्फ शहरों में पड़ती है। शहर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, पैसे का है, अपॉर्चुनिटी का है, विकल्पों का है, इसलिए सभी लोग शहरों की तरफ दौड़ते हैं। तो अगर हम एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं जिसमें पॉपुलेशन का जमावड़ा जो है वो एक जगह पर नहीं होगा, सबके पास अपनी अपनी जगह पर विकल्प होंगे, अपनी अपनी जीवन यापन करने के मौके होंगे, तब आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है और हम बनाए जा रहे हैं। आप अपना अपना मोबाइल देख लीजिए, कितने मोबाइल आपके पास पड़े हुए हैं, या आप अपने अपने घरों को देख लीजिए, आप अपने, और आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे घरों में जिसकी हमको जरूरत नहीं है। वो हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, किसी ने कहीं से। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि जिनके पास नौकरी है उनके पास दरअसल में एक पैसे का पेड़ है ना। हमारी माँ, हम जब बच्चे थे तो कहती थी कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या? तब मेरे में इतनी अकल नहीं थी, नहीं तो मैं माँ को कहती कि हाँ माँ, हमारे घर में पैसे का एक पेड़ है, क्योंकि मेरे पिताजी भी नौकरी करते हैं, मेरी माँ भी नौकरी करती है, और एक निश्चित तारीख को उनको पैसा मिल ही जाता है। तो ये जो पैसा निश्चित तारीख पर मिल रहा है और जमा हो रहा है, उसको कहाँ खर्चा करना? तो खर्चे के आप अलग अलग जो है वो रास्ते खोजते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई हमारे पास टीवी भी होना चाहिए, हमारे पास एसी भी होना चाहिए, हमारे पास पता नहीं और क्या क्या, गाड़ी, कार। आप देखिए कोविड ने तो ऐसा कर दिया कि सारे टूरिज्म की बैंड बजा दी। टूरिज्म का जो पूरा धंधा है वो आर्टिफिशियल धंधा है, इसमें कुछ बनता नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। इसको हम सर्विसेज कहते हैं। ये सारे एयरलाइन, होटल वगैरह जो बने हुए हैं, और हम सपने ये देख रहे हैं कि भारत को टूरिज्म का सेंटर हमको बनाना है। और वो टूरिज्म का नतीजा क्या हमको दिख रहा है कि बाहर से जब लोग आते हैं तो रोग भी फैलता है। जो टूरिज्म के जो सेंटर बने हुए हैं वहां पर बेवकूफ बनाने के काम होते हैं, टूरिस्ट को लूटने के काम होते हैं। शहरों के बारे में जो गांधी जी ने कहा था वो कहा ही था। तो इसलिए किसी भी चीज को आप मर्यादा के बाहर जाकर अगर फोकस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गड़बड़ हो रहा है, और उस पर सवाल खड़े करना और उससे उसको मना करना कि भाई शुरुआत में मुझसे करती हूँ और मैं इस व्यवस्था को नकारती हूँ। हाय अर्जुना, जो लोग इंटरस्टेट काम करते थे, अगर वो लोग अपने काम पे नहीं जाएंगे दोबारा, तो तब तो आत्मनिर्भर कैसे होगा? सही कह रहे हैं राजा जी, आत्मनिर्भर कैसे? आत्मनिर्भर तब भी नहीं होगा, जाएंगे तो भी नहीं होगा, नहीं जाएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि आज की जो आत्मनिर्भर की व्याख्या हमको समझाई जा रही है वो गलत व्याख्या है। आत्मनिर्भर वही आदमी है जिसके जीवन जीने के साधन, जीवन जीने के सारे निर्णय, जीवन जीने की उसकी निर्भरता जो है उसके खुद के कंट्रोल में हो।
आज हमारे अपने कंट्रोल में क्या है? बाजार बंद हो गया है तो स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, अस्पताल बंद हो गए हैं। कोविड के चलते हो ये गया है कि जो दूसरी बीमारियां लोगों को है, वो उन लोगों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा नहीं मिल रही है। मेरी माँ का दांत 4 दिन से दुख रहा है, मगर कोई डॉक्टर ही नहीं है जो उसका इलाज कर सके। तो इसीलिए हम जो आज की व्यवस्था है वो आत्मनिर्भर नहीं है, और जो आज की व्यवस्था बनाने का हमको सपना दिखा रहे हैं वो भी आत्मनिर्भरता का नहीं है। कुछ भी हो, आत्मनिर्भरता का नहीं है। चलो इसको मैं देखूं, ये कोई सेव वाला नहीं दिख रहा है कहाँ। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 सवा घंटे का हुआ और सक्सेसफुली हुआ। हम ये दरअसल में कितने लोग ज़्यादा जुड़े, ये परीक्षा नहीं थी इस पूरे लेक्चर की। जो स्टार स्पीकर्स हमारे यहाँ आएंगे कल से, जो है वो कई लोग आना शुरू होंगे। कल विश्वजीत भाई का लेक्चर है, जो राष्ट्रीय युवा संगठन के 25 साल में हमने क्या क्या किया उसकी बात रखेंगे। उसके बाद 4 तारीख को जो है, 3 तारीख को जो है, लेखा मेंढा में जो आत्मनिर्भर गांव का प्रयोग हो रहा है, जिसको हम सही में मानते हैं कि इस तरह के गांव होने चाहिए, तो वहाँ के लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़ेंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर अभय बंग को कहा है कि वो हमारे साथ जुड़े, और स्वास्थ्य का जो आत्म ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो सबके लिए हो, किसी के लिए नहीं, जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी के लिए नहीं, पर देश और दुनिया में सबके लिए हो, ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। 5 और 6 को कुमार प्रशांत जी आएंगे, और पूरी वैकल्पिक जो सिस्टम है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, उसमें दुनिया, वैकल्पिक दुनिया कैसी दिख सकती है, कैसी होगी, और कैसे हम उसको बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझको लगता है कि ये पहला सेशन ज़्यादा तो ट्रायल के लिए था, और उस मामले में देखें तो मुझको लगता है कि ठीक ही है। सवाल भी हम ले पाए, वीडियो लाइव भी हुआ, टूटा भी नहीं, तो उस मामले में हम मान सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय हम फिर से जुड़ेंगे। सेव कैसे करना है? If you end this live video now, you will be able to choose if you want to